वीडियोस भी अपलोड कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और हमारी जो आज की ये क्लास है, ये क्लास सामाजिक समूह पर है। आप अगर यूजीसी नेट का सिलेबस उठा के देखेंगे यूनिट नंबर 2 पे ना, तो यूनिट नंबर 2 में लिखा हुआ है सामाजिक समूह। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, उसका भी सिलेबस उठाकर आप देखेंगे तो उसके सिलेबस में भी आपको सामाजिक समूह मिलेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सामाजिक समूह में। अगर हम बात करें तो इनसे सवाल किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है सामाजिक समूह को लेकर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगामी परीक्षा चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का हो, उनमें पूछे जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में एमपी सेट का पेपर हुआ है, मैंने देखा है उस पेपर को। आप लोगों ने शेयर भी किया था मुझे, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास पीडीएफ में, उसको भी एक दिन कवर कराऊंगा मैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको 30-35 क्वेश्चंस जो शुरुआत के मिलेंगे, इतनी इजी क्वेश्चन मिलेंगे कि आप लोग खुद प्रश्न को पढ़ेंगे और खुद जवाब दे देंगे, है ना। मैं पीडीएफ अभी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ यूजीसी नेट का, और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में भी जितना चीज़ें उसमें कराया था उन सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हो कि हाँ पेपर में आया हुआ है। आप पढ़ेंगे, पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा पेपर था, है ना, कोई टफ पेपर नहीं आया हुआ था। और आपको बता दूं कि मैं 4-5 सितंबर तक जो है उत्तर प्रदेश में रहूँगा। केवल क्लासेस एक चलाई जाएंगी, वो भी शाम के समय में 7 से 8। मैं 7 से 8 वो क्लासेस लूँगा पर डे, या उन टॉपिक पर बातचीत करूँगा जो उत्तराखंड और यूजीसी नेट दोनों का कॉमन टॉपिक से मैच करे, ताकि एक क्लास में दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाए, है ना। तो एक क्लासेस चलाऊँगा, बाकी फिर दिल्ली जाते ही आप लोगों के एक नियमित समय पर जो क्लास होती है लैपटॉप से, कंप्यूटर से, वो आपकी क्लासेस चलेंगी नियमित टाइम पर। फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वीडियो पर डे अपलोड होगी, जैसे ही क्लास समाप्त होगी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो का फिर लिंक आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको क्लास से पहले मिल जाएगी। स्टार्ट होने से पहले ही क्लास को पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। हमारा टॉपिक आज का जो है सामाजिक समूह है। और सामाजिक समूह का अगर कोई अर्थ पूछे या उसका मीनिंग पूछे तो आप ये कह सकते हो कि सामाजिक जो समूह है वो किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को, ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक समूह। परंतु जब एक दूसरे से सामर्थ्य या लेन देन या संपर्क या समानता और जो आपस में एकता की भावना रखे, मतलब समूह तो है लेकिन समानता की भावनाएं कुछ होनी चाहिए। एक दूसरे से संपर्क हो, लेन देन की बात हो, दोनों में कुछ समानताएं पाई जा रही हों, आपस में एकता की भावना पाई जा रही हों, तो ऐसे में हम उसे सामाजिक समूह कहेंगे। समूह की परिभाषा तो आप सबको पता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। लेकिन केवल एक ही बात है जो इसको ध्यान रखना है, कुछ समानताएं होती हैं ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक आपस में एकता की भावना होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, संपर्क का होना ज़रूरी है, लेन देन का होना ज़रूरी है। ठीक है, विनिमय जिसको बोलते हैं, कुछ समानताएं देखने को हमें मिलती तो वही सामाजिक समूह कहलाता है। सामाजिक समूह को परिभाषित सबसे पहले एक विद्वान थे, उनका नाम था ग्रेस कोयले। कॉपी पेन्स ज़रूर साथ में रखिएगा आप सभी लोग, ताकि आप सबको आसानी हो, परीक्षा में भी अगर पूछा जाए तो आप उसे देख कर भी बता सकें। ग्रेस कोयले ने सबसे पहले, अगर किसी ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है तो ग्रेस कोयले ने किया है 1937 में, 1937 में प्रतिपादित किया था ग्रेस कोयले ने सामाजिक समूह को। ठीक है, समझते चलिएगा सभी लोग एक एक पॉइंट को। अब सामाजिक समूह में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य अर्थों में समूह का अर्थ है व्यक्तियों के संग्रह से या समुच्चय से लगा लिया जाता है। संग्रह या समुच्चय केवल लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि
हम खेल के मैदान, ठीक है, जल से, बाजार, सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टॉप पर इत्यादि व्यक्तियों की भीड़ को देखा जाता है, लेकिन उन्हें समूह की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसका कारण यह होता है कि उन व्यक्तियों में सामाजिक संबंध, चेतना का अभाव होता है। परस्पर चेतना और सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अनौनश्रित होते हैं। वहीं चेतना के अभाव में परस्पर संबंध स्थापित नहीं होते। उन्हें अर्ध समूह तो कहा जा सकता है, परंतु सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। अर्ध समूहों की या अर्ध समूहों में संरचना, संगठन की कमी होती है और सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। देखिए, कहने का एक सिंपल सा अर्थ है, इसको समझिएगा। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक आवश्यकताएं होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह में होना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें स्वयं मनुष्य द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। स्वयं मनुष्य द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसी कारण मनुष्य अनेक समूहों के सदस्य, जैसे हमने बताया अभी, खेल समूह, मित्र मंडली, राष्ट्र हो, जाति हो इत्यादि, परिवार का सदस्य हो, ठीक है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम इसको मानते हैं। एक नाम आता है, एक विद्वान है, जिस तरीके से ग्रेस कोयले ने सबसे पहले सामाजिक समूहों के बारे में 1937 में बताया था, उसी तरीके से एक विद्वान का नाम आता है। वो नाम है नोट करिएगा आप सभी लोग, नाम है एडवर्ड सेपियर। इन्होंने कहा कि सामाजिक समूहों का गठन इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ स्वार्थ उस समूह के सदस्यों का एक सूत्र में बांधती है। तो जहां बात हो सदस्यों को एक सूत्र में बांधने की, तो आप कहिएगा कि एडवर्ड सेपियर का नाम आता है सामाजिक समूह। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और भी चीज़ें हमारे सामने मिलेंगी। मैं अब सीधा आप लोगों को परिभाषा की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, कुछ विद्वानों ने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है। एक मिनट, परिभाषा आई थिंक इसमें नहीं है, मुझे लग रहा है, फिर भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए, कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया है कि सामान्य अर्थों में समूह को या समूह का अर्थ व्यक्तियों के समूह या समुच्चय से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने खेल के मैदान लिए थे, जुलूस लिए थे, बाजार लिए थे, सिनेमा हॉल लिया था, रेलवे स्टेशन लिए थे। ये कुछ ऐसे भीड़ होते हैं लोगों का, उसे हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक नाम आता है अर्ध। पेपर में ये भी सवाल बनता है कि अर्ध बताइए जरा, अर्ध सामाजिक समूह क्या होता है। परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। अर्ध जो सामाजिक समूह होता है वो बेसिकली संरचना या संगठन का अभाव होगा। उसमें संरचनाएं और संगठन नहीं पाए जाएंगे, यार पाए भी जाएंगे तो एक नाम मात्र पाए जाते हैं, अभाव होता है। और सदस्य समूह के अस्तित्व में अनजान होता है। सामाजिक वर्ग हो या आयु हो, लिंग हो, भीड़ हो आदि, ये सब जो है अर्ध समूह का उदाहरण माना जाता है। और अर्ध समूह कहेंगे किसे, फिर से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पारस्परिक जो चेतना होती है, पारस्परिक का मतलब एक रेसिप्रोकल और सामाजिक संबंध अनौनश्रित हैं। चेतना के अभाव में परस्पर संबंध जो है स्थापित नहीं होते, उन्हें अर्ध समूह कहा जाता है, लेकिन सामाजिक समूह नहीं।
जहाँ चेतना का अभाव हो उसे अर्ध समूह कहना है। पेपर में आपको लिखेगा चेतना का अभाव, आपको स्पष्ट करेगा कि ये अर्ध जो है सामाजिक समूह है। तो एक विद्वान है, उनका नाम है बोटोमोर। बोटोमोर कहते हैं सामाजिक समूह सर व्यक्तियों के। समूह को सर सेमी ग्रुप बोलते हैं ना सर? जी सर, सेमी ग्रुप बोलते हैं ना सर इसको? सॉरी फिर से रिपीट करें, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही सर। सर अर्ध समूह को सर सेमी ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं ना सर? हाँ, सेमी ग्रुप अर्ध सर एक बार इसको डिफाइन कीजिएगा सर थोड़ा सा। सेमी, ओके। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जहाँ चेतना का सर अभाव हो, जहाँ चेतना का अभाव हो उसे अर्ध समूह का नाम देंगे, उसे हम अर्ध समूह का नाम देंगे, अर्ध सामाजिक समूह का नाम देंगे। अभी मैं आपको और स्पष्टीकरण करके बताता हूँ कि किसे हम अर्ध समूह को रूप में देखते हैं। तो वो बेसिकली इसे भीड़ है, क्योंकि भीड़ में कोई पर्टिकुलर कोई एक हम की भावना नहीं पाई जाती है, चेतना कोई नहीं पाया जाता है, उसे हम अर्ध समूह कहते हैं। अर्ध समूह उसी को हम बोलते हैं, सेमी ग्रुप उसी को कहते हैं। सेमी ग्रुप में संरचना और संगठन का अभाव पाया जाता है, और सदस्य जो उनके होंगे उसमें अस्तित्व, उसका जो सदस्य जो हैं, जो उनका अस्तित्व है सदस्यों का, वो अनजान है एक दूसरे से। मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई वर्ग है, कहीं आयु कोई है, कोई लिंग के आधार पे आपने समूह बनाया है, कोई भीड़ के आधार पे अपने समूह बनाया है, तो वो अर्ध समूह का उदाहरण माना जाएगा। और ऐसे समूह का निर्माण में अंतःक्रिया और संचार की आवश्यकता होती है। जो अर्ध समूह होता है उसमें संचार इम्पॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, और अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन होता है, उसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसको हम अर्ध बोलते हैं। तो अर्ध समूह में केवल एक बात याद रखें आप लोग कि अगर पेपर में आ भी जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें। पेपर में आएगा तो क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा कि अभाव, कमी, किसकी कमी? संरचनाओं की कमी। अगर पूर्ण रूप से सही तरीके से संरचना बनाई गई है, उसका एक संगठन बनाया गया, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो समूह है, वो सामाजिक समूह है। वहाँ आपको बताया एक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, जैसे मैंने कोई समूह बनाया तो हर एक दूसरे को पता है कि भाई यहाँ पे कोविड-19 के बारे में इस समूह में बताया जा रहा है, तो उनको पता है। अब कोई समूह उनको नहीं पता कि भाई इसमें कोविड-19 के बारे में बताने वाला है, क्या बताने वाला है, क्या चीज़ें बताई जाएंगी, अभी उनको नहीं मालूम है, अनभिज्ञ हैं वो समूह अनभिज्ञ है। तो इसका मतलब वो अनजान हुआ। अनजान का मतलब यहाँ पे संरचनाएं कुछ बनी नहीं है, यहाँ पे संगठन बना नहीं है, इसका अभाव पाया गया, तो वो कहा जाता है कि ये अर्ध सामाजिक समूह है, या अर्ध समूह का नाम आप दे सकते हैं। तो उसी में एक परिभाषा के आधार पे बोटोमोर का एक कहना है, एक स्टेटमेंट है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहेंगे जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध हो रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। फिर वहीं आपसे कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कि एक सामाजिक समूह में कम से कम अल्प विकसित संरचना और संगठन, जैसे नियम और संस्कार सहित, तथा उसके सदस्यों में चेतना का एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है, वही सामाजिक समूह होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है सामाजिक समूह के बारे में, परंतु बोटोमोर की परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाए। हाँ, अगर इम्पोर्टेंट किसी की है, आगबर्न की एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है और एक बोगार्ट्स की है, अभी मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा। अब एक परिभाषा और देख लेते हैं मैकाइवर की। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि समूह से हमारा जो तात्पर्य है ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। बड़ा ही अच्छा परिभाषा है ये, और एक लाइन की परिभाषा है। जहाँ व्यक्तियों का जमावड़ा है, जहाँ व्यक्तियों का समूह बनाया गया है, जहाँ पे लोगों का कलेक्शन है, वो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर। मैंने बताया ना भी आपको कि समूह बताने वाला है कोविड-19 के बारे में, लोगों को जागरूक किया जाने वाला है। कोई भी एक लक्ष्य हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर आपका एक उद्देश्य हो सकता है, उसे हम लोग कहेंगे सामाजिक समूह है। ठीक उसी प्रकार से एक परिभाषा बोगार्ट्स महोदय ने भी दिया। बोगार्ट्स जी ने कहा, बोगार्ट्स का नाम बहुत फेमस है सोशल वर्क में, सामाजिक दूरी का मापन इन्होंने जिक्र किया है, सामाजिक दूरी के मापन के बारे में। बोगार्ट्स ने यहाँ तक कि जो समुदाय है उस समुदाय में हम की भावना को लेकर बड़े फेमस रहे हैं, वी फीलिंग को लेकर। किसने बताया? तो ये भी बोगार्ट्स ने ही बताया है।
बोगार्ट्स कहते हैं कि एक सामाजिक समूह का अर्थ हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा लेते हैं या लगा सकते हैं जिनके ध्यान के कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिसमें सामान्य वफादारी पाई जाती है और जो समान क्रियाओं में भाग लेते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक सामाजिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है जिनका कुछ समान उद्देश्य होता है और एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, समान भक्ति रखते हैं और सामान्य क्रियाएं में भाग लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। सामाजिक समूह से परिभाषाओं वगैरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं एक परिभाषा आ रही है ऑकबर्न और निमकॉफ की। इन्होंने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे को प्रभावित कर दें और वे सामाजिक समूह का निर्माण कर दें तो उसे सामाजिक समूह कहेंगे। कहने का मतलब ये था कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में दो से तीन से अधिक लोग हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रभावित तभी होगा ना जब परस्पर लोग होंगे। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, यही परस्पर होता है। इसी को अन्योन्याश्रित कहते हैं, रेसिप्रोकल इसी को कहा जाता है कि, है ना। और फिर ये भी अगर कहा जाए कि आप हमसे प्रभावित हो रहे हैं, मैं आपसे प्रभावित हो रहा हूँ, वहाँ एक समान उद्देश्य बन जाएगा, समान लक्ष्य बन जाएगा, तो ऐसे में सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। यही परिभाषा ऑकबर्न ने कहा है। तो बहुत ईजी परिभाषाएं हैं सामाजिक समूह को, केवल समझना जरूरी है और इसमें केवल एक ही समान उद्देश्य की बात होती है, बस यही डिफाइन करता है आपको सही तरीके से कि यही सामाजिक समूह है ना। अभी थी परिभाषाएं। अब सामाजिक समूह की कुछ होती हैं विशेषताएं, बड़ी ही सिंपल सी विशेषताएं हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक विशेषता है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह, यानी आप ये कह सकते हो कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। ऑप्शन में समूह व्यक्तियों का संग्रह भी देखने को मिल सकता है और ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, कि समूह में हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होते ही हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अर्थात कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है एक समूह के लिए, जिसे किसी भी समूह की प्राथमिकता या विशेषता कहा जा सके। मैं अगर आपसे एक परिभाषा के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो परिवार समूह पति और पत्नी द्वारा बनता है। हम इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों के संग्रह को भी हम लोग समूह का नाम दे सकते हैं। तो इसकी खास विशेषता है समूह, सामाजिक समूह की, कि समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है और यह आवश्यक नहीं है कि समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता ही हो, परंतु उसके मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इसी अंतःक्रिया को सामाजिक संबंधों का जन्म देता है। एक मिनट, आपको बता दूं मैं, विशेषताओं में ना, जैसे पेपर में सवाल पूछा जाता है कि भाई बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो वो प्रश्न आपको खुद बता देगा, प्रश्न ही आपसे बता देगा कि इसकी विशेषता कौन सी है कौन सी नहीं। अब आपको जब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, बस ये ध्यान में रखना। जैसे अगर प्रश्न में आ जाए, ऑप्शन में ये लिखा हो कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है और ये इसके बजाय एक उदाहरण लिखा हो कि परिवार समूह पति और पत्नी द्वारा बनता है, तो परिवार समूह लिखा है और ये ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि पति और पत्नी द्वारा बनता है ना, तो ऐसे में ये मत करिएगा कि ये कोई केस वर्क का पार्ट। मैंने अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी जब केस वर्क पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि ये सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास होता है, परिवार एक, है ना, इसलिए इसको यूनिट एक इकाई मानी जाती है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे ये बेसिकली तब समूह नहीं होता है। परंतु यहाँ जब हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों का समूह होना,
तो पति पत्नी क्या हुए, दो लोग हो गए, तो यहाँ पे एक समूह बनता है और वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन होता है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है। तो ये समझना जरूरी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोगों के सवाल भी देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। अच्छा, दूसरी बात करते हैं पॉइंट में, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। देखिए, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है, ये बात भी सत्य है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। फीचर, यहाँ पे एक विद्वान है, फीचर नाम है उनका, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है और उस संरचना में व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है। व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थिति आप कह लीजिए या स्थिति कह लीजिए, वो निर्धारित होती है। और प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को समूह की अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका निभानी पड़ती है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि समूह की अपनी संरचना, सामाजिक संरचना होती है, और जो समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक समूह की विशेषता कहते हैं। अब देखिए, अगर यही सामाजिक संरचना का अभाव पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, बताइए। अगर इसी का अभाव हो गया तो क्या मैं अर्ध सामूहिक बोल दूंगा, अर्ध सामाजिक समूह कह दूंगा, या अर्ध समूह बोल दूंगा? बिल्कुल, यही बात ध्यान रखना है। तो इसमें अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि बताइए, पारस्परिक संबंध पाया जाता है ना, सामाजिक समूह में, सामाजिक समूह डैश लिख दिया, सामाजिक समूह डैश, और उसी में एक ऑप्शन लिखा है पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो पारस्परिक संबंध भी पाया जाता है, सामाजिक संरचना भी पाई जाती है, ये उसकी खास विशेषता है। अगर हम बात करें तो उसकी खास विशेषता है। अब देखिए आगे एक पॉइंट और आपको मिल रहा है यहाँ पे कि समूह में कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है। अच्छा, समूह में कार्यात्मकता का विभाजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे कार्य का विभाजन भी कर सकते हैं। पहले मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, समूह में संगठन बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य विविध कार्य करता है। देखिए, समूह के सभी सदस्यों के अलग अलग कार्य होते हैं, ये बात आपको मालूम है, समूह के सभी सदस्यों का। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर आप ऐसे भी सोचो कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होने का मतलब व्यक्तिकरण होना, तो जाहिर सी बात है वहाँ कार्य के विभाजन में कहा कि समूह के सभी सदस्यों के जो अलग अलग कार्य होते हैं, तभी समूह के उद्देश्यों को प्राप्त किया भी जा सकता है। यानी समूह के सदस्य आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सदस्य एक ही तरह का काम कर रहे हों। एक एग्जाम्पल से जरा समझिए कि उदाहरण के लिए शिक्षण संस्थान में प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं और ज्ञान देने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। प्रधानाचार्य की अपनी अलग भूमिका होती है और लिपिक वर्ग के सदस्य उसके लिए निर्धारित कार्यों को निष्पादन करना होता है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि एक शिक्षक है या एक प्रधानाचार्य है या एक कोई लिपिक वर्ग का है, ठीक है। उसी मतलब एक विद्यालय में एक क्लर्क होता है, आपने नाम सुना होगा क्लर्क, लिपिक बोलते हैं क्लर्क को, ठीक है। इन सब के कार्य जो होते हैं ना अलग अलग है, मतलब एक प्रकार से उनके जो उद्देश्य बनाए गए हैं उनके अलग अलग है। तो इसलिए वहाँ पे बताया गया कि ये एक प्रकार से कार्य का विभाजन भी करता है सामाजिक समूह। अब देखिए, कार्य का विभाजन है तो समूह में कार्यात्मकता विभाजन पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी बात करते हैं, है ना, ठीक है, दूसरी बात करते हैं। एक और बात है कि समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है, ठीक है, स्वार्थों की। अब ध्यान से समझिएगा, स्वार्थ बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ना, स्वार्थ किसको कहते हैं? और यहाँ ये कह रहा है कि मनुष्य समूह का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उसके माध्यम से उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है और सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं। अतः आप ये भी कह सकते हो कि उनकी भावनाएं भी एक सी होती है।
यदि सदस्यों के स्वार्थ या हित असमान होंगे तो ऐसी दशा में ना तो संबंध में दृढ़ता होगी और ना ही समूह का संगठन में, है ना। तो इसलिए सामान्य स्वार्थ, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सामान्य स्वार्थ के परिप्रेक्ष्य में एक स्वार्थ की भावना पाई जा रही है, और ये एक ऐसी भावना है, स्वार्थ है यानी हित असमान, तो ऐसी दशा में ना संबंध में दृढ़ता होगी, ना समूह में संगठन बन पाएगा, ना ही समूह में संगठन बन पाएगा। और ये कहता भी है कि भाई जहाँ आपका समूह में संगठन सही तरीके से नहीं बनता है, संरचनाओं में सही तरीके से कोई प्रक्रियाएं नहीं बन पाती हैं, तो वो सामाजिक समूह नहीं कहलाता है, वो सामाजिक समूह नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि अगर प्रश्न में आए कि सामान्य स्वार्थ की भावना होती है, तो सामाजिक समूह में सामान्य स्वार्थ की भावना होती है, क्योंकि वो अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और जब सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होंगे ना, तभी तो वो है। अगर मेरा स्वार्थ मेरा पर्टिकुलर अपना होगा, उनका स्वार्थ उनका पर्टिकुलर हो जाएगा, तो फिर वो समूह नहीं बन पाएगा, वो सामाजिक समूह नहीं बनेगा, फिर वो अलग संरचना है। अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है, अभी हमारे समूह का ये स्वार्थ है भाई कि हमारा समूह डेवलप करे। अभी आप जैसे अगर बात करते हैं कि अपने ग्रुप में कोई अगर कंपटीशन होता है, हमारे ग्रुप के ये स्टूडेंट है और उस ग्रुप के बी ग्रुप के वो स्टूडेंट है, तो आप अपने ग्रुप को जिताना चाहेंगे ना, तो ये आपका समान उद्देश्य हुआ, ये आपका स्वार्थ है कि हम अपने ग्रुप को जिताएं, है ना। तो वही प्रक्रिया कहलाती है समान स्वार्थ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि विशेष समूह में जो होता है वो ऐच्छिकता पाई जाती है। ऐच्छिकता का मतलब क्या था, मैं ये भी बता देता चाहता हूँ आपको, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर ऐच्छिक सदस्य होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि परिवार जैसे समूह को छोड़कर अन्य सभी समूहों की सदस्यता जो होगी वो ऐच्छिक होती है। तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस समूह का सदस्य बनेगा। अतः मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक समूहों के संपर्क में आता है। मेरे कहने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐच्छिकता का मतलब क्या होता है, हम ऐच्छिक शब्द पॉजिटिव शब्दों में लेते हैं, अनैच्छिक निगेटिव शब्द में जाता है। तो किसी सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग हित और उद्देश्य के अनुसार समूह का सदस्य होने को स्वीकार या अस्वीकार करता है। वो एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट की बात हो रही है, तो वह प्रक्रिया कहाँ पे बन रही है, ऐच्छिकता की सदस्यता में। तो कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनकी सदस्यता को व्यक्ति जब चाहे छोड़ सकता है या उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन कुछ प्राथमिक समूह जैसे परिवार हो गया, रिश्तेदारी हो गई, है ना, इत्यादि, इन सदस्यता को आसानी से त्याग या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐच्छिक कुछ चीज़ों में होता है कि आप उसे जब चाहो तो आप छोड़ दो, जब चाहो तो उसको स्वीकार कर लो। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप परिवार को जब मन में आए तब छोड़ दो, रिश्तेदार को जब आए मन में छोड़ दो। तो ये एग्जाम्पल है कि एक जो सामाजिक समूह होता है उसमें कुछ विशेष सदस्यों की ऐच्छिकता होती है, उसमें कुछ व्यक्तिगत रुचि होता है, कुछ लक्ष्य होता है, उस पर निर्भर करता है, उसको हम ऐच्छिक सदस्य का नाम देते हैं। एक पार्ट होता है समूह की अपनी सत्ता। देखिए सत्ता का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार का मतलब शक्ति। मेरा कहने का मतलब ये है कि समूह के आधार पर देखिए सामूहिक व्यवहार है या सामूहिक व्यवहार होता है ना। तो समूह के आधार पर क्या होता है, सामूहिक व्यवहार होता है, बात को समझिए। और सामूहिक व्यवहार के अभाव में, यहाँ पे अभाव है मतलब कमी, उसके अभाव में समूह का अस्तित्व संभव ही नहीं होगा। मतलब सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव ही नहीं होता। और व्यक्ति, अगर मैं जिक्र करूं तो व्यक्ति समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है। कहने का मतलब, गौण का मतलब द्वितीय,
द्वितीय, है ना, उसको द्वितीय मानता है। तो यहाँ कहा गया कि उन्हें समूह में पूरा श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए वह समूह के नियमों को तोड़ने से डरता है और यह भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करता है। साथ ही यह समूह को स्थिरता और संगठन देता है। तो वही प्रक्रिया या संगठन प्राप्त करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि समूह में अपनी शक्ति होती है। और अपनी शक्ति का मतलब यही है, सिंपल सी बात है, कि जहाँ अब एक यूनिटी है, एक एकता पाई जा रही है, एक संरचना पाई जा रही है, एक परस्पर संबंध पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी शक्ति है, उसकी अपनी पावर है, अथॉरिटी है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक और आता है, सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताना चाहेंगे ये क्या है? सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण भूमिका देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ ना कुछ पार्ट होता है, मैं आपसे बताऊँ। आपने यहाँ पे दिया है कि समूह अपने अस्तित्व में के लिए कुछ मानदंड और या आदर्श नियम स्थापित होते हैं। आदर्श नियम, जैसे समूह में ना कुछ आदर्श नियम होता है। अब मान लीजिए प्रत्येक प्रकार के जो समूह हैं उनके सदस्यों के व्यवहार के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि नियम और कानून लिखित रूप से हो। समूह सापेक्ष या अपेक्षा करता है कि सदस्य अपनी स्थिरता के लिए समूह के लोगों और कानूनों का ठीक से पालन करें। तो ये क्या बना? ये एक समूह का आदर्श नियम बन गया। और उसी प्रक्रिया में सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ कहा कि समूह एक मूर्त संगठन होता है। अच्छा, मूर्त का मतलब होता है देखना। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि समूह में हम की भावना भी पाई जाती है। समुदाय में ही नहीं पाई जाती है, जो सामाजिक समूह होता है उसमें भी हम की भावना पाई जाती है। सामान्य लक्ष्य, स्वार्थ और दृष्टिकोण के कारण ही तो सदस्यों में परस्पर सहयोग मिलता है। और जब परस्पर सहयोग मिलेगा तो उसे हम कहेंगे भाई हम की भावना पाई जा रही है। तो हमने क्या किया, जो हम की भावना है उसका विकास हुआ, उसका विकास हुआ। अब समूह एक मूर्त संगठन भी है। देखिए कैसे कहा कि सामाजिक समूह समान उद्देश्य और लक्ष्य वाले व्यक्तियों का संकलन है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यह व्यक्तियों का संकलन, अतः वह यह मूर्त हो गया। जैसे हमने देख लिया भाई कि ये कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हमने बात कर लिया इसका। भाई हमने ये उद्देश्य रख लिया, हमने ये लक्ष्य रख लिया, वो बन गया आपका मूर्त। जो चीज़ें आपको दिखाई दे, जिसको आप स्पर्श कर सको, छू सको, वो मूर्त होता है। जो आपको दिखाई ना दे, जिसको आप छू ना सको, जो वो क्या होता है, वो अमूर्त होता है ना। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर पेपर में सवाल आपसे पूछे कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा जवाब देना कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह बनाते हैं, है ना। और सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध का होना आवश्यक होता है। इसको आप बता दीजिएगा सामाजिक समूह की परिभाषा के रूप में। उसके बाद अगर आपसे पेपर में सवाल बने कि सामाजिक समूह की विशेषता क्या होती है, तो सामाजिक समूह की विशेषता मैंने भी आपको बताया है। उसमें समूह एक मूर्त संगठन होता है, ये आपको बताया है। हम की भावना पाई जाती है, सामाजिक पहचान होती है, समूह की अपनी शक्ति होती है, कार्य का विभाजन होता है, समूह आदर्श नियम बनाता है, एकता की भावना होती है, समान हित और उद्देश्य होता है, पारस्परिक संबंध होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती हैं। बहुत सारे यहाँ पे जितने मैंने बताए हैं अभी, वो आपकी विशेषता के रूप में उभर के आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक समूहों का कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पेपर में आ जाता है कि बताइए कोले ने कितने भागों में सामाजिक समूह को बांटा है, मैकाइवर पेज ने कितने भागों में सामाजिक समूह को बांटा है। ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
सामाजिक समूह का वर्गीकरण। ठीक है, बताइए एक बार, स्पष्ट हो रहा है ना आप सबको? क्लियर करिए। यस सर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैकाइवर पेज के बारे में। अगर आपसे पेपर में सवाल आए कि मैकाइवर पेज ने सामाजिक समूह को कितने वर्गों में डिवाइड किया है, तो 3 बताएंगे आप लोग। क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। आपको बता दूं, कुछ किताबों में आपको जो है मैकाइवर पेज के 4 भागों में देखने को भी मिलता है। मैं 4 बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से सोशल वर्क में यूजीसी नेट में अगर पूछा जाता है तो 3 ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक इसका होता है क्षेत्रीय समूह, ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखिए, हितों के प्रति सचेत समूह, हित के प्रति सचेत समूह, एक ये होता है। और दूसरा जो होता है आपका अनिश्चित, एक मिनट, दूसरा जो होता है आपका, ये तो हितों के प्रति सचेत समूह है, दोबारा रिपीट हो गया ये यहाँ पे। और दूसरा आपका रिपीट हो गया था। तीसरा, अच्छा यहाँ पे दिखा ही नहीं है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए साइड से। यहाँ पे देखिए, मैकाइवर पेज के मुख्य रूप से 3 होते हैं, कुछ किताबों में 4 मिलते हैं। तो नंबर 1 पर आप नोट करिएगा, क्षेत्रीय समूह। नंबर 2 पे आप नोट करिएगा सभी लोग, हित के प्रति चेतन समूह, हित के प्रति चेतन समूह। तीसरा आप नोट करिएगा, अनिश्चित संगठन वाले समूह, मतलब अनिश्चित, ये निश्चित होगा। आप वहाँ ऊपर अभी आप हेडिंग में पढ़ भी रहे थे, ठीक है, हेडिंग में निश्चित लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको अनिश्चित मिलेगा, ठीक है। अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सॉरी। उसके बाद चौथा आपका बन जाएगा निश्चित संगठन वाले समूह। यही जो निश्चित है ना, इसको अलग कर दिया है कुछ किताबों ने, और इसी निश्चित को कहीं कहीं रिलेट कराया जाता है, कुछ विद्वानों ने इसके बारे में बताया भी, और कुछ किताबों में ये लिखा भी गया है कि ये चेतन समूह से रिलेट करता है, निश्चित समूह वाला, है ना। अब मैं आपको एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया है, पहला मैंने कहा क्षेत्रीय समूह। अब देखिए, क्षेत्रीय का मतलब एरिया, आप समझ गए होंगे। ये वो समूह होते हैं जिनके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र के भीतर संबंध स्थापित करते हैं, है ना। कैसे? मैं अगर आपसे कहूं कि उस समूह के सभी सदस्य हितों की पूर्ति करते, जैसे मैं बात करूं गांव के पड़ोस, जनजाति, समुदाय, नगर, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां क्षेत्रीय समूह रिलेट हो रहा है और उनके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र के भीतर संबंध स्थापित करते हैं, कोई अलग से नहीं यहाँ पे संबंध बना रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर बना रहे हैं। जैसे गांव का पड़ोस, जनजातियां हो गई, समुदाय हो गई, ये बनाते हैं, उसको क्षेत्रीय समूह के रूप में दिया मैकाइवर पेज ने। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, हित के प्रति चेतन समूह। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है ये, जो हित के प्रति है, सॉरी, दूसरा आपसे ये बताया जा रहा है कि हितों के प्रति चेतन समूह, मतलब जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है, वो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। देखिए, समझिएगा बात को अच्छे से आप सभी लोग। ये समूह जो होते हैं वो अपने हित के बारे में सचेत तो अवश्य हैं, या आप ये कह लीजिए कि अपने हितों के प्रति जागरूक तो होते ही हैं, लेकिन उनके पास, है ना, एक निश्चित संगठन का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें निश्चित संगठन की कमी होती है। और इसी प्रकार जो हैं, ये समूह के सदस्यों में समान प्रवृत्ति पाई जाती है, एक समूह से दूसरे समूह में पाए जाने की इच्छा और पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति भी इनमें पाई जाती है। यानी इस प्रकार के जो समूह होते हैं, सदस्यों में समान प्रवृत्ति पाई गई।
और उनमें एक समूह से दूसरे समूह में जाने की इच्छा और प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति भी पाई गई। उदाहरण के तौर पे मैं वर्ग की बात कर लेता हूँ, जाति की बात कर लो, शरणार्थियों की बात कर लो, है ना, समान और असमान रुचि की जो भीड़ है उनकी बात कर लो। ये सब क्या है? ये हितों के प्रति चेतन समूह वाले हैं, संगठन है, और अपने हितों के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन उनके पास कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, उसका अभाव पाया जाता है। ये प्रक्रिया थी दूसरे पार्ट की, है ना। और एक होता है तीसरा होता है अनिश्चित संगठन वाला। मैंने बताया था आपको, तीसरा क्या है? अनिश्चित संगठन वाला। ठीक है, तो ये वो समूह होते हैं अनिश्चित संगठन वाले, जिनमें कई व्यक्ति अचानक किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित हो गए। हाँ, मतलब आपको अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल में भीड़ के लेकर अचानक वाली प्रक्रिया, है ना, और लोग वहाँ पे संगठित हो गए, और देखो तुरंत वो समूह जो है ना टूट भी जाएगा। भीड़ क्या होती, जैसे बस स्टैंड की बात कर लो। बस स्टैंड पे जो लोग खड़े हैं वो समूह नहीं है, और वहाँ पर कोई निश्चित संगठन नहीं बनाया गया, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बनाया गया है। वो कुछ समय के लिए बस स्टैंड पर भीड़ है, जो बस स्टैंड पर भीड़ है, फिर वो भीड़ समाप्त हो जाएगी। तो उसे क्या बोला गया? अनिश्चित संगठन वाले समूह है वो, जो वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और एक तीसरा आपका बन जाता है निश्चित लास्ट वाला बन जाता है निश्चित संगठन वाले समूह। मतलब बताया गया सिंपल शब्दों में कि निश्चित है, जैसे मैं परिवार की बात कर लूँ आपसे, पड़ोस की बात कर लूँ, क्लब की बात कर लूँ, ये सब क्या है? ये एक निश्चित और सर्टेन है ना, दिए गए हैं। तो ऐसे समूह हैं जिनमें सदस्यों की संख्या तो अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और इनका एक समान उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य होगा, अपने हितों के प्रति वो जागरूक होंगे। ठीक है, सदस्यों की संख्या अधिक भी हो सकती है इसमें। ठीक है, और इसी श्रेणी में कुछ ऐसे समूह आ जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे, जैसे अधिकता के रूप में, जैसे चर्च की बात कर लो, ट्रेड यूनियन क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापारिक संगठन बोलते हैं, इसकी बात कर लो। ये सब क्या है? ये बेसिकली एक संगठन में जो औपचारिकता पाई जा रही है उसके आधार पे बताया गया ये किस निश्चित संगठन वाले समूह है। जैसे चर्च हो गया आपका, ट्रेड संघ। अब एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए सवाल आपसे आ जाए, पूछ लिया जाए कि बताइए ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन मैकाइबर पेज के अनुसार निम्न में बताइए किस टाइप में आएगा। तो ट्रेड यूनियन जो है निश्चित संगठन वाले जो समूह है, चौथा वाला, उसका ये पार्ट है, उसका उदाहरण माना जाता है। पड़ोस भी कहोगे, ये पड़ोस क्लब जो है छोटी संख्या यानी कम संख्या में दर्शाई गई है। ट्रेड यूनियन बड़ी संख्या में, राज्य की बात करें बड़ी संख्या में बात होती है, चर्च की बात करें तो बड़ी संख्या में बात होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये था मैकाइबर एंड पेज के अनुसार जो 4 टाइप के डिवाइड किया गया था, बताया गया था कि ये समूह होता है। समनर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आप लोगों ने देखा भी है, मैंने कई बार प्रैक्टिस पेपर भी करवाए हैं आप लोगों को समनर के बारे में, वहाँ समझाया भी है कि समनर की एक तो किताब आई थी सन 1906 में, उस किताब का नाम क्या था? फोकवेज, जिसको हम कहते हैं जनरीति, एक किताब थी। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी चुका है। ये जनरीतियाँ किसने लिखा है? सन 1906 में समनर ने लिखा है। समनर ने सामाजिक समूह को 2 भागों में डिवाइड किया। एक का आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहा कि सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती है। सदस्यों में क्या पाई जाती है? घनिष्ठता पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक दूरी के आधार पर समस्त समूहों को इसने 2 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा अंतः समूह और दूसरे का क्या नाम रखा? बाह्य समूह। ठीक है, बाह्य समूह। अब देखिए अंतः समूह का अगर हम जिक्र करते हैं, किसके बारे में? अंतः समूह के बारे में। तो बता सकते हैं आप लोग अंतः समूह क्या होता है? अंतः समूह के बारे में आप बता सकते हो क्या होता है?
बताएं, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? अरे हो कि नहीं हो? आ रही है सर। हो ना? कहीं सो तो नहीं गए हो आप लोग? नहीं सर, नहीं सर। तो जरा बताओ एक बार मुझे, अंतः समूह को क्या डिफाइन करोगे? कैसे आप कहोगे कि ये अंतः समूह है? कैसे है? कैसे? ऑफिस हो गया? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। चलो सुनो फिर मेरे से। आप लोग बताते भी हो तो बहुत देरी से बताते हो, है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, अंतः समूह और बाह्य समूह, जिस तरीके से कोले ने दिया था एक प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में आपको सोचना है। जैसे अंतः समूह में क्या है, एक प्रकार से घनिष्ठता है ना। इसमें अंतः समूह में ना स्वयं को हम शब्द से संबोधित करता है, और समूह के कार्य को हमारे कार्य समूह के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, उद्देश्य जो होंगे वो हमारे दृष्टिकोण होंगे, हमारा उद्देश्य होगा, इन्हीं शब्दों द्वारा समझा जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, यदि यह हमारा परिवार है, हमारा साथी है, हमारा व्यवसाय है, हमारा गांव है, हमारी जाति है, हमारी मंदिर है, इस तरीके की बात आ रही है। ये अंतः समूह का पार्ट है। जहाँ भी फीलिंग पाई जा रही हो, जहाँ सुख को अपना सुख और दुख को अपना दुख माना जा रहा हो, वो अंतः समूह पार्ट है। बस सिंपल शब्दों में आप इसी तरीके से समझने का प्रयास करें, ठीक है? ठीक है, बताइए। फिर सर, समूह और अंतः समूह में क्या डिफरेंस हुआ? समूह तो देखो, समूह तो होता है ना, दो या दो से अधिक लोगों का समूह, उसको समूह कहते हैं। उसमें कोई हमने तो उद्देश्य बताया नहीं। हालांकि समूह का एक विशेषता है ये, कि उसमें भी फीलिंग पाई जाती है, उसमें एक समान उद्देश्य होता है, रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, ये तो है। लेकिन ये विशेषता है ना उसकी, समूह की। अंतः समूह क्या है? अंतः समूह जहाँ विफीलिंग है, विफीलिंग तो समूह में है ही है, और डिफाइन कर रहा है कि भाई ये हमारा गांव है, हमारा साथी है, हमारा पड़ोस है, ये हमारा मंदिर है। जो चीज़ें हम अपने से रिलेट करा रहे हैं, विफीलिंग से रिलेट करा रहे हैं, वो अंतः समूह है। वही जब हम रिलेट कराते हैं बाह्य समूह से, मतलब वह व्यक्ति अपने अंतः समूह के संदर्भ में एक बाह्य समूह को रिलेट कर दिया, बाह्य समूह को। अब बाह्य समूह क्या है, समझने का प्रयास करिए। बाह्य समूहों में वी फीलिंग नहीं होगा, यहाँ पे दे फीलिंग होगा। दे फीलिंग का मतलब वे की भावना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, बाह्य समूह में जो गुण पाए जाते हैं वे अंतः समूह के विपरीत होंगे। अगर उसमें वी फीलिंग है तो इसमें क्या होगा? दे फीलिंग होगा, है ना। अब ऐसे जो दे हो या अन्य हो, ऐसे जो शब्द का उपयोग करना होता है या जो हम यूज़ करते हैं, वो बाह्य समूह में करते हैं, है ना। इनमें ऐसी भावना होती है कि व्यक्ति इसे दूसरों का समूह मानता है, और इस कारण बाहरी समूह के प्रति सहयोग, सहानुभूति, स्नेह आदि जो भी चीज़ें आती हैं, इन्हें हमें देखने को मिलता है। और ये प्रक्रिया हम अंतःसमूह में भी देख सकते हैं। लेकिन जब घृणा की बात हो, उदासी की बात हो, अलगाव की बात हो, पूर्वाग्रह की बात हो, प्रतिस्पर्धा की बात हो, है ना, इस तरीके की बात होती है, तो वो बाह्य समूह को रिप्रेजेंट करता है, बाह्य समूह को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, समझ में आया? वी फीलिंग क्या है, दे फीलिंग क्या है, बताइए। पेपर में सवाल आएगा कि बताइए अंतः समूह बाह्य समूह किसने बताया था, क्या बताओगे? समझा रहे। बट अगर कहेगा कि बताइए जनरीतियाँ,
जनरीतियाँ को परिभाषित किसने किया है? तो बताओ। कौन? समनर ने समनर ने। 1906 फोकवेज में। ओके, 1906 फोकस में। अगर आपसे ये कहा जाए सहयोग, सहानुभूति, स्नेह आदि का पूर्ण रूप से अभाव पाया जा रहा हो, तो बताइए निम्न में कौन सा समूह होगा? अर्ध समूह। बाह्य, बाह्य अंता कैसे हो जाएगा? बाह्य समूह होगा, बाह्य समूह होगा, बाह्य समूह होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो परिवारों के बीच में संघर्ष होता है, तो बताइए कौन सा समूह है? दो परिवारों के बीच में अंतर समूह पाया जा रहा हो, संघर्ष पाया जा रहा है, दो परिवारों के बीच में संघर्ष होता है, तो बताइए। बाह्य समूह। नहीं, दो परिवारों में अगर दो परिवारों के बीच में अगर संघर्ष होता है तो हमारा परिवार हमारे लिए एक अंता समूह बन जाता है। वहाँ पे दो गांव के बीच की बात हो, दो गांव में हम लोग रहते हैं, तो अंता समूह बचिए। जी बताएं। ठीक हो तो जी कहिए सर, आवाज़ स्पष्ट है? आवाज़ स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिए आप। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे अंतर समूह और बाह्य समूह के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अंतर समूह में व्यक्ति अपना समूह बनाता है, अर्थात सदस्यों का अपनत्व की भावना होती है, जबकि बाह्य समूह में व्यक्ति पराया समूह बनाता है या मानता है, तो इसके सदस्य क्या हैं? अपनत्व की भावना का अभाव होता है। अपनत्व वाली भावना जो है वह अंतर समूह में है। जी क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ स्पष्ट है। मेरी आवाज़ आप सबके पास जा रही है क्लियर? एक बार स्पष्ट करिए। यस सर। ओके, अब देखिए C.H. कूले, C.H. कूले का नाम अगर हम बात करें तो हार्टन चार्ल्स कूले इनका पूरा नाम है। बड़े फेमस व्यक्ति हैं ये। इनका कहना है कि जो समूह होता है समाज में वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग प्राथमिक कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग द्वितीयक कहते हैं, और गॉड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गॉड के नाम से। अब समझिए, प्राथमिक समूह है, प्राइमरी समूह है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घनिष्ठता पाया जा रहा होगा, आमने सामने सहयोग पाया जा रहा होगा, है ना। इस तरीके की जो विशेषता हो रही है, आमने सामने का घनिष्ठ का संबंध होना या सहयोग होना, वो प्राइमरी है। वो क्या है? वो प्राइमरी है, उसको हम लोग प्राथमिक समूह कहते हैं। अब देखिए, प्राथमिक समूह में तीन टाइप का उदाहरण इसने दिया है, तीनों को ध्यान रखिए, परीक्षा में कई बार आ भी चुका है। प्रथम है परिवार, द्वितीय है क्रीड़ा, तृतीय है पड़ोस। ये प्राथमिक समूह का एक प्रकार से उदाहरण माना जाता है। वहीं द्वितीयक समूह की बात करें तो द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जहाँ पे घनिष्ठता पूर्णता अभाव पाया जाता है, घनिष्ठता होती ही नहीं, उसमें कमी पाई जाती है ना। और उदाहरण के लिए इसने क्या कहा है? कॉरपोरेशन हो गया आपका, श्रोतागढ़ हो गया आपका, क्लब हो गया, चर्च हो गया, राष्ट्र हो गया, व्यावसायिक संघ हो गए, ये सब क्या है? ये द्वितीयक समूह है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि प्राथमिक समूह का उदाहरण बताइए। परिवार बताइए कौन सा समूह का उदाहरण होगा, प्राथमिक या द्वितीयक? सर प्राथमिक समूह। गुड, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ये C.H. कूले के संबंध में था, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, है ना। सर एक मिनट सर, जो कूले जी ने जो वर्गीकरण किया था प्राथमिक समूह का, सर उसको एक बार फिर से समझाइए ना। प्राथमिक समूह का मतलब होता है मैम कि घनिष्ठता संबंध पाना। जैसे परिवार है तो परिवार में आपसी घनिष्ठता हो गया, आपस में अगर कोई भी संबंध ऐसा बनाया जा रहा हो जहाँ पे भावना, आदत, मूल्य की आवश्यकता के प्रति के आधार पे बन रहा हो, उसकी वैल्यू के आधार पे, उसकी मान्यता के आधार पे, तो आप ये कहेंगे प्राथमिक समूह है। जहाँ भावनाएं प्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंट हो रही हो, जहाँ आपसी सहयोग हो रहा हो, उसे हम लोग प्राथमिक समूह का दर्जा देंगे। ठीक है, स्पष्ट? ओके सर। हाँ। सर एक क्वेश्चन जस्ट सर, आपने वो सेमी ग्रुप जो पढ़ाया था उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? देखिए, मैकाइवर पेज का नाम आता है। सेमी ग्रुप या अर्ध समूह की बात हो तो मैकाइवर पेज का ही नाम आता है।
ठीक है, अर्ध समूह की बात हो। एक लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। मिलर। मिलर एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बताया है, सामाजिक समूह के बारे में डिवाइड किया है। और इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। एक कहा विषम जाति और एक कहा समजाति। ठीक है, आप कह सकते हो उदग्र भी और आप बोल सकते हो क्षैतिज भी। उदग्र को आप वर्टिकल कह सकते हो और क्षैतिज को आप क्या बोल सकते हो? हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। ये मिलर है, ये मिलर महोदय हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इनमें क्या है कि इन्होंने जो वर्टिकल है, उस वर्टिकल में इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक दूरी का बोध करा रहा हो, जैसे उच्च नीच सनस्तरण पाया जा रहा हो। वर्ग के आधार पे, वर्ण के आधार पे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? वर्टिकल बन रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जहाँ सामाजिक समानता का पता चलता है, जहाँ समूहों को क्षैतिज समूह के कारण कहा बनाया जाता है, वो आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है। अब समझिए, मैं एक शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि ऐसी सामाजिक दूरी की भावना जिसमें उच्च और निम्न सामाजिक स्तर पाया जा रहा। आपने एक परिभाषा मैंने पढ़ाया था रेमंड मुर्रे का, याद है आपको? सामाजिक स्तरीकरण में जब, हाँ सर, उसमें उच्च नीच की भावना होती है। हाँ, जब इस तरीके के वर्ग को डिवाइड कर दिया जाए कि भाई ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, इस तरीके का कोई डिफाइन करे, उसको कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। वही रिप्रेजेंट हो रहा है आपका यहाँ पे क्या? आपका उदग्र, वर्टिकल है, वर्टिकल। ठीक है, और इसी वर्टिकल को ही हम लोग विषम जाति भी कहते हैं। अगर पेपर में वर्टिकल ना लिखा हो, उदग्र ना लिखा हो, विषम जाति लिखा हो और ये परिभाषा या इसको डिफाइन कर रहा हो, तो भी आपका सही रहेगा, है ना? पर सर इंग्लिश में तो यही नाम दिया रहेगा ना कि वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल ग्रुप। मतलब हिंदी में जो भी मीनिंग हो उसके वो तो अलग अलग होंगे, लेकिन सर इंग्लिश में यही रहेंगे ना? हाँ, इंग्लिश में यही रहेंगे, इंग्लिश में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिए। एक होता है समजाति। समजाति का मतलब होता है यहाँ सभी सदस्य लगभग समान होंगे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक स्तर के रूप पर भी। जब सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर ये समान हुए तो वहाँ पे समूह के सभी सदस्य की स्थिति लगभग समान होगी। तो इस समूह की कुछ खास विशेषता ये है कि समान सामाजिक स्थिति के कारण सदस्यों का घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे शिक्षक का संघ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गए, ये सब क्या है? ये समझाती हैं। इसी को हम लोग वर्टिकल कहते हैं। ये देखिए, उदाहरण के तौर पे लिखा भी है स्क्रीन पर कि कवि वर्ग हो गया, नेता वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, अध्यापक वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है क्षैतिज समूह का एक प्रकार का डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि इसके संबंध में आप लोगों से पर डे क्लासेस आपकी चलेगी शाम को 7 से 8 समय रहेगा। शाम के समय 7 से 8 आपकी एक क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी पर डे। ठीक है, और ये आपको मान चलिए कि आज 31 तारीख हो गया है, 4 सितंबर है। 4 सितंबर तक तो है ही ये क्लासेस। फिर उसके 5 सितंबर से मैं आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल वगैरह बता दूंगा कि कब क्लासेस और आपकी होंगी। ये क्लास जैसे ही अभी आपकी समाप्त हो चुकी है, इसके बाद मैं आप लोगों के इसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ये वीडियो का लिंक जो है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाएगा अभी। ठीक है, कॉमन टॉपिक मैंने लिया था और ये टॉपिक वो था जो उत्तराखंड में भी है और वहाँ पे, और पेपर में आपने देखा भी है समनर के कौन से सामाजिक समूह है, CH कोले का कौन सा सामाजिक समूह है ना। इनके प्रश्न को भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, है ना, इनसे संबंध में। और निश्चिंत रहें, सिलेबस क्लास परीक्षा होने से पहले आप लोगों को समाप्त किया जाएगा, है ना। मुझे भी उस चीज़ का है कि मुझे भी आपको फिनिश करना सारी चीज़ें। और आज रक्षाबंधन था और मुझे लगा कि आप सबकी आज जो है छुट्टी है, इसलिए मैंने आफ्टरनून में ही आपकी एक क्लास रख लिया था। और
इसके बाद जो है क्लासेस आपकी कल से शाम से 7 से 8 पर डे चलेगी। मैं आपको 7:30 के आसपास पर डे लिंक आप लोगों को डाल दूंगा। क्लास को अवश्य ज्वाइन करिएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी सारी की सारी, ठीक है। जी सर। ओके, चलिए कुछ कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए।